नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ ठंडा गोश्त, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड नाम है कोल्ड फ्लैश, जिसको लिखा था सद्दात हसन मांतो ने। मांतो के बारे में नहीं जानते तो बता देता हूँ कि मांतो जो थे वो एक विश्वविख्यात पाकिस्तानी और हम कह सकते हैं कि इंडियन राइटर है, जिन्होंने उर्दू में ज़्यादातर अपनी कहानियाँ लिखी हैं। इन्होंने अपने करियर में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, मतलब एकेडमिक तरीके से, मगर आगे चल के वो बहुत ही बड़े लेखक बनते हैं। तो इस कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये जो है कम्युनल वायलेंस के ऊपर है, जो 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद हुआ था। उसके साथ मिलती जुलती कुछ घटनाओं को लेके उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है, तो उनमें से एक ठंडा गोश्त भी शामिल है। तो कहानी की समरी को जानते हैं। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है कुलवंत कौर, जो एक महिला है, और दूसरा जो मेल प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है एसर सिंह। और एक यहाँ पे ब्यूटीफुल महिला की बात बाद में आएगी, एक लड़की, खूबसूरत लड़की जो एक मुस्लिम लड़की थी, उसका मगर नाम नहीं पता चलेगा। और एक चीज़ बता दूं कि दोस्तों, इस कहानी में आपको शायद आपको लगे कि कुछ बुरा लैंग्वेज है, मगर ये उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल सही है। ये मैं फुल स्टोरी आपको नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अश्लील, अकॉर्डिंग टू सम पीपल, अश्लील कुछ शब्द आ सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एसर सिंह के बारे में बता दूं कि वो एक कमरे के अंदर घुसता है। कुलवंत कौर उस कमरे में बेड के ऊपर बैठी हुई थी। अपनी तीखी नज़रों से वो कुलवंत जो है वो एसर सिंह की तरफ देखती है और उसके बाद कमरे को बंद कर देती है, यानी वो डोर जो है उसे लॉक कर देती है। और जो समय कहा गया है वो कहा गया है कि मिडनाइट पास्ट हो चुका है, यानी रात के 12 बज चुके थे। इलाका पूरा शांत था, कोई रहस्यमय शांति पूरे इलाके में गूंज रही थी। कुलवंत कौर अपने पैरों को मोड़े हुए बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी और एसर सिंह के हाथ में एक डैगर था, जिसको करपान भी बोला जाता है। फिर कुलवंत कौर बिस्तर के किनारे तक पहुंचती है और फिर अपने पैर को लटका के हिलाने लगती है। इसके बाद कहानी में कुलवंत कौर के फिगर को डिस्क्राइब किया जाता है, उसकी खूबसूरती को बताया जाता है कि वो कितनी सुंदर है, उसका जो फिगर है वो बहुत ही गठीला है। शी इज़ अ परफेक्ट वुमन फॉर एसर सिंह, बिकॉज एसर सिंह जो है उसका भी डिस्क्रिप्शन देते हुए बताया गया है कि वो हट्टा कट्टा नौजवान एक पंजाबी लड़का है। तो अब तक तो कमरे में पूरी शांति रहती है, मगर एक और चीज़ बताया जाता है, जो उसके हाथ में डैगर यानी करपान है, उस हाथ में जो करपान पकड़े हुए है वो उसका हाथ काँप रहा है। अब कुलवंत कौर जो है वो शांति को भंग करती है और उससे क्वेश्चन करती है। किससे? एसर सिंह से। पूछती है, इतने दिन कहाँ थे? एसर सिंह आंसर देता है, पता नहीं। कुलवंत कहती है, ये कैसा जवाब है? मगर ये बात बड़े ही गुस्से में पूछती है। एसर सिंह के हाथों से करपान नीचे गिर जाता है फर्श पर और फिर वो बिस्तर पे आके लेट जाता है। अकॉर्डिंग टू कुलवंत, उसके आने से पूरा बिस्तर भर चुका है। फिर कुछ देर बाद एसर सिंह कुलवंत के होठों को चूमता है और उसे काट भी देता है। इस कहानी में बार बार ये देखने को मिलेगा कि एसर सिंह उसके गठीले बदन, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें कर रहा है और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखा रहा है। यहाँ मैं इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दिखा रहा है, एक्चुअली नहीं कर रहा है। वो अपना प्यार दिखाते हुए उसे जकड़ता है, पकड़ता है, अलग अलग जगहों पे हाथ देता है। इवन ये भी कहा गया है कि ही सक्ड हर ब्रेस्ट एंड वेट इट, मतलब उसे गीला कर दिया था उसने उसके ब्रेस्ट को सक करते हुए। तो इस तरह की कुछ बातें आपको इस कहानी में आगे चल के और भी सुनने को मिलती है, मगर मैं इन सब चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर लिखते टाइम भी आपको शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो इन सिलसिले के बीच और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कुलवंत कौर बीच में पूछ बैठती है कि 8 दिन पहले जब तुम यहाँ आए थे, कुछ लूट के आए थे, क्योंकि वो एक डकैत या चोर जैसा कोई बंदा था, एसर सिंह। तो वो कुछ गहने लेके आया था और उसने बड़े ही प्यार से उसे पहनाया भी था। फिर वो लोग कुछ देर अपना समय एक साथ बिताते भी हैं और झटके में एसर सिंह वहाँ से निकल जाता है। तो वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया था?
तो उसके जवाब में यही आता है कि मैं नानी के पास गया था, नानी का तबीयत ख़राब था। बट शी नोज़ दैट दिस इज़ नॉट द परफेक्ट आंसर। तो इस बीच उनका फिज़िकल रिलेशन और थोड़ा आगे जाता है, बट अल्टीमेटली जो कुलवंत कौर थी वो इरिटेट फील करती है कि इस तरह का बिहेवियर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी जिस तरह से एसर सिंह कर रहा था। मतलब वो जैसे साधारण उसके साथ समय बिताता था वैसा नहीं बिता रहा है, कुछ अलग लग रहा है उसे फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो झटके में उठती है और बोलती है कि कौन है वो औरत जिसने तुझे पूरी तरीके से चूस लिया है। और उसका ये शक बिल्कुल सही था। उसके जीवन में जो परिवर्तन आया है कुछ ही दिनों बीच, वो समझ गई है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये बात सही भी थी। और कुलवंत कौर झटके से जो फर्श में गिरा हुआ कृपान था यानी डैगर था उसे उठाती है, और साथ ही साथ ये भी बोल देती है कि वो भी एक सिखनी की औलाद है, एक बेटी है सिख की, वो भी लड़ाई करना जानती है। और जैसे ही वो बताता है कि हाँ कुछ तो है, कोई कुड़ी का मामला है यानी लड़की का मामला है, तो तुरंत वो अपना डैगर हाथ में जो था उससे उसके गले में चलाती है और वहाँ से फुहारे की तरह खून निकलने लगता है। मगर मरने से पहले वो पूरा इंसिडेंट बताता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। बार बार कहने के बाद वो बोलता है, शुरुआत में तो नहीं कह रहा था, मगर फिर अपने गले की आवाज़ को कंट्रोल करते हुए, हालांकि उसके गले पे चाकू लग चुका है, खून निकल रहा है, वो लेटे अवस्था में है, सोया हुआ है बेड पे, उसी अवस्था में वो बताता है कि असल में क्या हुआ था 8 दिन पहले। असल में वो जब रॉयट्स चल रहे थे 1947 के टाइम की बात कही जा रही है, उन रॉयट्स के दौरान वो एक घर में घुसता है बाकी लोगों के साथ, जैसे वो लोगों को मारता था, मुस्लिम लोगों को लूटता था, उसी प्रकार एक दिन वो एक घर के अंदर घुसता है और घर में घुस के उसी कृपान से वो 6 लोगों को मारता है। उस घर में वो एक मुस्लिम घर था, मगर एक लड़की को छोड़ देता है क्योंकि वो लड़की उसे बहुत खूबसूरत लगती है और सोचता है कि रोज़ रोज़ तो कुलवंत का मज़ा ले ही लेते हैं, कुछ नया फल खा के क्यों ना देखा जाए। फिर वो उसे उठा के कंधे में लेके आता है और फिर एक झाड़ी के पास, आप समझ ही गए होंगे कि उसके साथ रेप कर लेता है। और फिर उसे एहसास होता है कि जिस बॉडी के साथ उसने रेप किया है वो बॉडी एक्चुअली डेड बॉडी है, वो ठंडा गोश्त है, यानी ठंडा मांस, यानी ठंडा शरीर या फिर मृत शरीर। तो इस प्रकार ये कहानी यहीं पे आप अंत समझिए, और इसके साथ मैं पूरी कहानी की जो समरी है वो भी यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी कहानी को आप पढ़ सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखा गया है, मगर इसको समरी में ऐसे सुनाया नहीं जा सकता, सॉरी फॉर दैट। तो आप लोग चाहे तो इस समरी को यहाँ से पढ़ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।